एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथकेम क्लासेस में। तो आइए केमिकल काइनेटिक्स को कंटिन्यू करते हैं। और केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पढ़ लिया था। तो आज हमें कंटिन्यू करना है और आज हमें क्या सीखना है? आज हमें सीखना है भाई सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आखिर ये सूडो ऑर्डर रिएक्शंस होती क्या है? ठीक है, तो देखिए भाई, सूडो ऑर्डर रिएक्शन, सूडो मतलब ये होता है पार्शियली या फिर फेक कह सकते हो आप। ठीक है, कि ये रिएक्शंस जो है हमें दिखेंगे किसी और ऑर्डर की तरह, लेकिन वो बिहेव कैसा करेंगे? वो बिहेव करेंगी फर्स्ट ऑर्डर की तरह से बिहेव करेंगी। तो देखिए, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का अगर मैं डेफिनेशन आपसे कहूं तो डेफिनेशन में सिंपली आप ये लिख सकते हैं कि ऐसी रिएक्शंस जिनकी जो मॉलिक्यूलैरिटी है, मॉलिक्यूलैरिटी बड़ी हो, मतलब 2 से, ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, बट इनका ऑर्डर क्या होगा? इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर 1 होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होंगी, मतलब वो हमें देखने में लगेंगे ये सेकंड ऑर्डर, ये थर्ड ऑर्डर है और मॉलिक्यूलैरिटी भी इनकी 2 से ज्यादा होगी, लेकिन होगा क्या? वो ऑर्डर क्या होंगे? 1 होगा। गॉट इट? तो देखिए कैसे भाई, जैसे देखिएगा, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने एक एस्टर ले लिया है CH3COO C2H5 ले लिया है। ठीक है, इसको हमें क्या करवाना है? इसकी हाइड्रोलिसिस करवानी है। किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में। ओके, तो आपको पता है एसिड जाके यहां पे लगेगा और साथ ही साथ यहां पे क्या यूज होगा? तो यहां पे यूज होगा हमारे पास H2O यूज होगा। ओके, और H2O भी एक रिएक्टेंट की तरह यहां पे रिएक्ट करेगा और हमें क्या दे देगा? यहां पे CH3COOH दे देगा प्लस C2H5OH यहां पे देगा। अब इस रिएक्शन में क्या है भाई? इस रिएक्शन में देखिएगा, सॉरी, CH3COOH प्लस C2H5OH। अब इस रिएक्शन में देखिए रिएक्टेंट क्या क्या है? रिएक्टेंट है हमारे पास CH3COO C2H5 और साथ ही रिएक्टेंट क्या है? H2O है। ये H प्लस तो बस कैटलिस्ट है, वो जैसे रिएक्शन में था वैसे ही रहेगा। तो रिएक्शन की रेट किस किस पे डिपेंड करेगी? एक रिएक्टेंट और ये दूसरा रिएक्टेंट। और यहां पे हमें जो इसका रेट दिखेगा, रेट वो क्या दिखेगा हमें? कि भैया ठीक है, ये रेट कांस्टेंट, मैं इस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को K डैश मान ले रहा हूं। और यहां पे क्या होगा? ये कंसंट्रेशन CH3COO C2H5 पे डिपेंड करेगा और साथ ही साथ किस पे डिपेंड करेगा? H2O पे डिपेंड करेगा, क्योंकि H2O एक यहां पे रिएक्टेंट है, H2O की कंसंट्रेशन पे भी ये डिपेंड करेगा। अब इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है भाई? इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है? तो मॉलिक्यूलैरिटी है 2। मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है? 2। रिएक्शन में मेनली कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? ये और H2O पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस रिएक्शन से हमें यह भी लग रहा है कि ऑर्डर इसका कितना आना चाहिए? ऑर्डर हमारे पास 2 आना चाहिए। ऑर्डर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में जो ये रेट होगा, रेट वो कैसा होगा? ये रेट होगा K CH3COO C2H5। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें रेट कैसा दिखेगा? रेट दिखेगा कि H2O की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ इसी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है यहां पे। तो ये हमें देखने में लगेगा सेकंड ऑर्डर है, लेकिन है एक्चुअली क्या? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ऐसे रिएक्शंस को जिनकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 से ज्यादा हो और वो हमें लगे कि वो हायर ऑर्डर है, बट एक्चुअल में वो क्या हो? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या फिर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब आपको होगा सर समझ में नहीं आ रहा है कि ठीक है, यहां पे डिपेंड कर रहा है, तो फिर यहां पे H2O पे एक्चुअली में डिपेंड क्यों नहीं कर रहा है? तो देखिएगा, इस टाइप के जो रिएक्शंस होती हैं वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर कहलाएंगे। और ये डिपेंड क्यों नहीं करती? मतलब इनका खूबी क्या होती है कि ये क्या होते हैं भाई? यहां पे जो सॉल्वेंट होता है वही एज अ रिएक्टेंट क्या करने लगता है? काम करने लगता है। भाई आप इसका हाइड्रोलिसिस कहां कराओगे? एक्वा सॉल्यूशन में कराओगे। तो जो वाटर है वो सॉल्वेंट भी है और वाटर क्या है? वो रिएक्टेंट भी है। तो देखिए, ये H2O की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कैसे नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए यहां पे है भाई हमारे पास CH3COO C2H5 प्लस H2O है और गिब्स यहां पे क्या है? H प्लस कैटलिस्ट, और यहां पे CH3COOH है और प्लस क्या है? यहां पे
H5OH है यहां पे। तो पहली बात देखिएगा, यहां पे ये मेरे पास रिएक्टेंट है, ये मेरे पास रिएक्टेंट है। अगर मान लीजिए मैं इसका क्या करता हूं, 0.01 मोल लेता हूं, किसका, एथाइल एसीटेट का 0.01 मैंने ले लिया। अब H2O मैं कितना लूंगा, तो देखिए H2O क्या है, H2O हम कहीं से किसी और मीडियम में रिएक्शन नहीं करा रहे हैं कि हम H2O अलग से डालेंगे एज रिएक्टेंट, हम रिएक्शन ही पानी में करवा रहे हैं। तो पानी तो हमें अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं, पानी तो वहां बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो क्योंकि वो सॉल्वेंट है, तो मैं मान ले रहा हूं इस रिएक्शन में जो है H2O एज ए सॉल्वेंट कितना पड़ा हुआ है, ये कितना पड़ा हुआ है भाई, 10 मोल यहां पे पड़ा हुआ है, क्योंकि सॉल्वेंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट में वहां प्रेजेंट होगा। और ये मेरा रिएक्टेंट बहुत ही, ये इथाइल एसीटेट बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो ये है भाई T बराबर 0, ये इनिशियली है, इनिशियली हमारे साथ ये घटना हो रही है। ओके, अब मैं कुछ टाइम बाद बराबर देखूं, T बराबर T पे देखूं, या चलिए T बराबर T पे किसी टाइम पे देखता हूं कि ये पूरा कंज्यूम हो गया है, ये पूरा कंज्यूम हो गया है। तो इसके 1 मोल से वाटर का 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, तो इसके 0.01 मोल से इसका कितना कंज्यूम होगा, तो 10 माइनस 0.01 मोल। तो इसका बच कितना जाएगा, इसका बच जाएगा 9.99 मोल यहां पे बच जाएगा। आई बात समझ में? तो यहां पे एक्चुअली हो क्या रहा है कि इसकी कंसंट्रेशन तो ज्यादा चेंज आ रहा है, इसकी कंसंट्रेशन 0.01 में से पूरा का पूरा ये कंज्यूम हो जा रहा है, लेकिन वाटर सॉल्वेंट है, वो इतना ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है कि उसका अगर थोड़ा सा अमाउंट रिएक्ट भी कर जाएगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भाई 10 मोल शुरू में था, बचा कितना, 9.99 मोल बचा हुआ है। तो इसके 10 मोल के कंपैरिजन में 0.01 मोल क्या है, कुछ नहीं है। तो ये जो 9.99 मोल बचा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये भाई लगभग 10 मोल के बराबर ही है। हाँ या ना? तो यही होता है एक्चुअली, जब हम मैथमेटिकली चीजों को देखेंगे तो 10 मोल के आगे 0.01 मोल कुछ नहीं है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट ही है। वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट ही है। और आपको पता है ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है, तो ऑर्डर डिपेंड करता है भाई कंसंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो इसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है बढ़िया से, लेकिन इसका कंसंट्रेशन इतना कम चेंज हो रहा है, वो ना के बराबर ही चेंज हो रहा है। समझ लो इसके कंसंट्रेशन में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। तो यहां पे क्या होगा भाई, यहां पे क्या होगा, अगर मैं इसके लिए रेट लिखना भी चाहूं, रेट इसका ये K डैश लिख दे रहा हूं, और ये CH3COO C2H5, और मैंने यहां पे OH को रख भी दिया है, सॉरी H2O की कंसंट्रेशन को रख भी दूं। ओके, तो यहां पे H2O की कंसंट्रेशन क्या होगी थ्रू आउट द रिएक्शन, लगभग वो कांस्टेंट ही रहेगी, जितना मोल हमने लिया था लगभग उतनी ही रहेगी, बस एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट उसका क्या होगा, कंज्यूम होगा। तो हम मान लेंगे कि वो कंज्यूम नहीं हो रहा है, उतना ही पड़ा हुआ है। तो कुल मिला के अगर हम डिफरेंट कंसंट्रेशन जैसे ही चेंज होता जाएगा, जैसे ही चेंज रिएक्शन आगे बढ़ेगी, हमने 0.01 मोल लिया, रिएक्शन बढ़ती जाएगी, तो इसका अमाउंट तो चेंज होता जाएगा, लेकिन इसका अमाउंट क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ये 10 ही रहेगा, 10 10 10 ही रहेगा, थोड़ा बहुत बस नेग्लिजिबल यहां पे चेंज आएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ड्रास्टिक चेंज आएगा। तो ये थ्रू आउट द रिएक्शन जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये कंसंट्रेशन लगभग कांस्टेंट ही है। तो हम यहां पे क्या मान ले कि इसमें जो है H2O का क्या है भाई, H2O जो है हमारे पास कांस्टेंट ही है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, सॉरी रेट होगा यहां पे, तो यहां पे मैं ये लिख सकता हूं कि रेट इज इक्वल टू K डैश H2O और यहां पे CH3COO C2H5। और यहां पे देखिएगा कि जो रेट कांस्टेंट हमारा होता है, ये तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, ये ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, ये देखिए ये कांस्टेंट ही है, और ये क्या है मेरे पास, ये कांस्टेंट ही है। तो इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो एक हमें नया कांस्टेंट मिल जाएगा। तो मैं इसको मान ले रहा हूं रेट इज इक्वल टू K और ये CH3COO C2H5। CH3COO C2H5 हो जाएगा। और यहां पे K की क्या वैल्यू है, K की वैल्यू है भाई K डैश, और यहां पे H2O के अमाउंट से इसमें वो हुआ है, मल्टीप्लाई हो गया है। तो ये कांस्टेंट ही है, रेट कांस्टेंट में किसी भी, अगर एक कांस्टेंट में मैं किसी और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दूं तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो कुल मिला के हमें एक्सपेरिमेंटली ऐसा लगेगा कि ये रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे पास सिर्फ एसिटिक एसिड पे डिपेंड कर रहा है। और ये क्या है भाई, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है।
लेकिन ये हमें प्रतीत कैसा हो रहा था, ये हमें लग तो नहीं रहा था कि फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया है, तो हम यहां के क्या लगा देंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, या सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि हमें कैसा लग रहा है कि इसका एक ही टाइप का मॉलिक्यूल इसमें इन्वॉल्व हुआ है। तो पहली बात, जनरली हमारे पास सूडो ऑर्डर रिएक्शंस आती कब है, जब सॉल्वेंट ही रिएक्ट करे, जब सॉल्वेंट ही किसका काम करे, रिएक्टेंट का काम करने लगे। और सॉल्वेंट रिएक्टेंट का काम करेगा तो सॉल्वेंट बहुत अमाउंट में प्रेजेंट होता है भाई। आप देखते हो पानी पूरा सॉल्यूशन भरा रहता है, उसमें थोड़े थोड़े से रिएक्टेंट पड़े होते हैं, तो इस पानी का लगभग अमाउंट जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, इसलिए इस केस में हमारे पास सूडो फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स कौन कौन से हो जाएंगे, एग्जांपल्स होंगे भाई, कोई भी आप एस्टर लोगे, एस्टर कोई भी लोगे, अगर उसकी आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे, एस्टर हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम में जब आप करवाओगे, एस्टर हाइड्रोलिसिस जब आप एसिडिक मीडियम में करवाओगे, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, ये हमारे पास सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, पहला। ठीक है, जैसे कोई भी हमारे पास एस्टर हो उसकी हो जाएगी। दूसरा, इन्वर्जन ऑफ सुगर केन। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं, सुगर केन भाई मतलब, सुगर केन मतलब सुक्रोज। ओके, सुगर केन मतलब यहां पे क्या होगा, सुक्रोज होता है, शुगर केन में सुक्रोज होता है भाई, जो हम चीनी खाते हैं, सुक्रोज। ओके, तो शुगर केन के इन्वर्जन से क्या मतलब, इसको भी समझ लीजिए। जो हमारे पास सुक्रोज होता है वो क्या होता है, C12H22O11 होता है। ये क्या काम करता है, ये भाई H2O से रिएक्ट करता है एसिडिक मीडियम में, और ये हमें क्या दे देता है, और ये हमें दे देगा एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का प्लस एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का दे देगा। ये मेरे पास क्या था, ये है सुक्रोज, ये क्या है मेरे पास, ग्लूकोज, और ये क्या है मेरे पास, फ्रक्टोज। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज का मोलर मास भी सब कुछ सेम होता है, बट उनके स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है। ओके, ग्लूकोज हो गया और ये क्या हो गया, फ्रक्टोज हो गया है। तो ये शुगर केन की हाइड्रोलिसिस है, इसी को क्या बोलते हैं हम, इन्वर्जन ऑफ शुगर केन बोलते हैं। इसको हमें अलग से भी पढ़ना है, तो हम आगे देखेंगे। तो सूडो ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, यहां पे भी सेम कंडीशन है, वाटर क्या है, वाटर सॉल्वेंट भी है, और वाटर क्या है भाई, रिएक्टेंट भी है। ठीक है, तो ये भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, और एस्टर की हाइड्रोलिसिस जो हमने देखी वो भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। और हमें इन दोनों को अलग अलग पढ़ना है, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। ओके, अब देखिएगा यहां पे, अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, रेट कांस्टेंट की हम बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं। तो देखिए हमने पहले क्या लिखा था, CH3 रिएक्शन थी, CH3COO C2H5 था, हमने क्या किया, H2O से रिएक्ट करवाया H प्लस की प्रेजेंट में, और हमें क्या मिला, CH3COOH मिला प्लस C2H5OH मिला है। तो हमें पता है एक्चुअल में ये क्या है भाई, हमें प्रतीत कैसा हो रहा है, रेट इक्वल टू, हमने एक रेट कांस्टेंट लिया था K डैश, और ये CH3COO C2H5, और ये क्या है मेरे पास, H2O है यहां पे। ओके, देखिए रेट कांस्टेंट इस रिएक्शन का यही होगा, रेट कांस्टेंट क्या होगा, रिएक्शन का यही होगा, लेकिन होगा क्या कि इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, तो ये हमें प्रतीत होगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, इसका सारा सिस्टम चलेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह ही, लेकिन डिपेंड तो H2O की कंसंट्रेशन पे वो कर ही रहा है, हालांकि ये कांस्टेंट रह जा रहा है, इसलिए वो कुल मिला के क्या आ गया, फर्स्ट ऑर्डर आ गया है। तो अगर आपसे सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के लिए आपसे रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछे, तो पहली बात इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, K डैश H2O और ये CH3COO C2H5, और चूंकि ये कांस्टेंट था मैं इसको क्या लिख सकता हूं, रेट इज इक्वल टू K डैश, सॉरी, K CH3COO C2H5 दिया है।
तो अब देखिए यहां से दो रेट कांस्टेंट की यूनिट पॉसिबल है इसके लिए, वो क्या क्या होंगी तो देखिएगा भाई। अगर आपसे पूछा यहां पे के कैलकुलेट करने को, क्या कैलकुलेट करने को, के कैलकुलेट करने को, के को हम क्या बोलेंगे, एपरेंट रेट कांस्टेंट। क्या बोलेंगे हम, एपरेंट रेट कांस्टेंट। एपरेंट रेट कांस्टेंट का क्या मतलब है, जब हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करेंगे रेट कांस्टेंट को तो वो रेट कांस्टेंट हमें क्या मिलेगा। तो जैसा मैंने कहा कि रिएक्शन चलेगी फर्स्ट ऑर्डर की तरह, तो वहां से जो रेट कांस्टेंट मिलेगा हमें कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा। क्यों, क्योंकि भाई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की तरह होगा तो यही रेट कांस्टेंट हमें मिलेगा। तो ये रेट कांस्टेंट किसके लिए है, जो के है मेरे पास, के है, ये किसके लिए है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। तो इसका हमें के की यूनिट क्या मिलेगी, इसकी यूनिट हमें ये यही मिलेगी, मिनट इनवर्स मिल सकती है या फिर सेकंड इनवर्स मिले, सेकंड इनवर्स मिले। ओके, ये तो मेरे पास एपरेंट रेट कांस्टेंट या फिर जो हमें रेट कांस्टेंट मिल रहा है, मतलब टाइम का इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर का होगा। लेकिन अगर हम यहां पे थ्योरेटिकल देखें, थ्योरेटिकल रेट कांस्टेंट, तो थ्योरेटिकल रेट कांस्टेंट क्या है, वो है के डैश है। थ्योरेटिकल रेट कांस्टेंट क्या है, के डैश है एक्चुअली, जो थ्योरेटिकली हम कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल आया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रही है और यहां पर रेट कांस्टेंट आ गया, थ्योरेटिकल क्या होगा, के डैश होगा। और हमने ये देखा कि हमारे पास ये होगा के डैश, और हमने क्या देखा, हमने देखा कि के किसके बराबर है, ये बराबर है के डैश और H2O की कंसंट्रेशन के बराबर है। तो यहां से अगर मुझे के डैश चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये के डिवाइडेड बाई H2O की कंसंट्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी होगी, और ये रेट कांस्टेंट ये कौन सा है, ये फर्स्ट ऑर्डर वाला रेट कांस्टेंट है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स मान लीजिए, और डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर H2O की कंसंट्रेशन। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इस रेट कांस्टेंट में जो है, इस रेट कांस्टेंट में H2O एक रिएक्टेंट है। तो आपको प्रॉब्लम में दिया रहेगा, अगर रेट कांस्टेंट आपको मतलब सिर्फ सेकंड इनवर्स में या मिनट इनवर्स में दिया है तो आप समझ जाना कौन सा दिया है हमारे पास, ये वाला रेट कांस्टेंट दिया है, फर्स्ट ऑर्डर वाला। अगर आपको रेट कांस्टेंट ऐसा दे, अगर आपको रेट कांस्टेंट इस यूनिट में दे, तो आप क्या समझना, ये हमारे पास के डैश दिया हुआ है। अब ये जो दो रिएक्शंस हैं, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज को शुगर केन या फिर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस एस्टर का, इसको हमें कैलकुलेशन सारी किसके बेसिस पे करनी है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही करनी है। क्या करना है भाई, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही करना है। और अगर रिएक्शन में हमें रेट कांस्टेंट, प्रॉब्लम में अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर वाली दी हुई है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमें रेट कांस्टेंट ये दिया हो इस यूनिट में, तो ये रेट कांस्टेंट किसका है, तो ये रेट कांस्टेंट है सेकंड ऑर्डर यूनिट का है। किसका है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए है रेट कांस्टेंट। अगर ये रेट कांस्टेंट दे आपसे और कैलकुलेशन बोले तो भैया हमें इस रेट कांस्टेंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए फर्स्ट ऑर्डर वाला रेट कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि रिएक्शन हमारी फर्स्ट ऑर्डर की है। तो आप फर्स्ट ऑर्डर वाला रेट कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप ये के इक्वल टू क्या कर दोगे, के डैश में आप यहां से H2O का इसकी कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे, और के डैश H2O की कंसंट्रेशन कितनी होती है, तो ये होती है 55.5 मोल पर लीटर होती है। तो अगर सेकंड ऑर्डर वाला रेट कांस्टेंट दिया है तो 55.5 मोल पर लीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास सेकंड इनवर्स में आ जाएगा या फिर मिडल टाइम इनवर्स में आ जाएगा। और अगर आपसे के डैश पूछ ले कहीं कि थ्योरेटिकल रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो आपको क्या कर देना है, के में H2O की कंसंट्रेशन से डिवाइड कर देना है। समझ में आ गया भाई, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अगर ये रेट कांस्टेंट दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, उसमें H2O से मल्टीप्लाई करके के पता कर लेना, क्योंकि हमने देखा है के क्या है, यही है, और ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है और ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर के लिए है। और ये सूडो ऑर्डर आते क्यों है, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या होता है भाई, यहां पे सॉल्वेंट ही एज अ रिएक्टेंट होता है। सेकंड देखिए, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर हो गया। सूडो, अगर मैं यहां पे एक और एग्जांपल सिर्फ बता रहा हूं मैं, सूडो बाइमोलिकुलर रिएक्शन या फिर सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन।
तो सूडो सेकंड ऑर्डर का क्या मतलब है कि रिएक्शन हमें लगे सेकंड ऑर्डर से ज्यादा, रिएक्शन हमें लगे कि थर्ड ऑर्डर है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो, वो सेकंड ऑर्डर हो, या फिर उसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो, मॉलिक्यूलैरिटी बड़ी हो 3 से, बट ऑर्डर क्या हो, ऑर्डर हो मेरे पास 2 हो। जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं, तो यही एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम। अगर हम एसिडिक मीडियम में करते हैं तो वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर होगा, क्यों, क्योंकि वहां पे H+ सिर्फ एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। लेकिन अगर हमारे पास यहां पे हाइड्रोलिसिस एस्टर दे दिया बेसिक मीडियम में, तो ये क्या होगा, हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन ये आएगी। हालांकि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा नहीं और ये करना नहीं, बस मैं एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूं ताकि आपको एसिडिक और बेसिक मीडियम में डिफरेंस पता रहे। तो यहां पे क्या होगा भाई, तो देखिएगा यहां पे CH3 COO C2H5 है, ओके C2H5 है, प्लस यहां पे क्या होगा, H2O होगा, प्लस क्या होगा यहां पे OH माइनस होगा, और ये क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा, वही मिलेगा CH3 COOH मिलेगा प्लस C2H5OH होगा। तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है कि OH प्लस जाके बस यहां पे ऑक्सीजन पे लगेगा और वहां पे H2 हमारे पास अटैक कर देगा, फिर वो H प्लस अपना निकल जाएगा, ओके। बट यहां पे क्या है कि पहले OH माइनस जाके यहां पे अटैक करता है, ओके। तो OH माइनस यहां पे क्या है, एक रिएक्टेंट की तरह काम करेगा, इसको हमें एज ए रिएक्टेंट लेना है। तो यहां पे जो इसका रिएक्शन का रेट हमें जो थियोरेटिकल लगेगा वो क्या लगेगा कि भैया K' और ये CH3 COO C2H5 पर भी डिपेंड करेगा, H2O पर भी डिपेंड करेगा और OH माइनस की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। बट आपको पता है H2O क्या है, H2O इसी रिएक्शन में एक सॉल्वेंट है, तो H2O की कंसंट्रेशन क्या होगी, ये कांस्टेंट होगी, ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, और इसका मैं रेट कांस्टेंट K' मान लिया हूं, तो यहां पे रेट क्या होगा, तो ये रेट हो जाएगा K' H2O CH3 COO C2H5 और ये साथ ही OH माइनस, और ये इसको मैं एक नया रेट कांस्टेंट बना दूं, रेट इज इक्वल टू K CH3 COO C2H5 और ये OH माइनस, और यहां पे भी K क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू K' H2O हो जाएगा। और ये K' कौन सा रेट कांस्टेंट है, K' रेट कांस्टेंट है भाई थर्ड ऑर्डर का, क्योंकि यहां से रिएक्शन हमें थर्ड ऑर्डर लग रही है, लेकिन ये क्या है, H2 एक कांस्टेंट है, तो ये वाला रेट कांस्टेंट किसका है, ये सेकंड ऑर्डर का है। तो आपको क्या डिफरेंस ध्यान रखना है, एसिडिक मीडियम में एस्टर हाइड्रोलिसिस फर्स्ट ऑर्डर होता है और बेसिक मीडियम में क्या हो जाएगा, वो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। तो हमें प्रॉब्लम्स किसके डील करने हैं, हमें प्रॉब्लम्स डील करने हैं फर्स्ट ऑर्डर के, मतलब एसिड हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। गॉट इट। तो देखिए, ठीक है भाई, अब इसी पे आप इस प्रॉब्लम को देखिए। इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, the hydrolysis of methyl acetate in aqueous solution has been studied by titrating the liberated acetic acid against NaOH. The concentration of ester at different times is given below. ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है, कंसंट्रेशन और टाइम किसका, एस्टर का, और बोला है so that it follows a pseudo first order reaction and as the concentration of water is nearly constant during the course of the reaction, which what is the value of K'। ओके, तो हमें क्या करना है, पहले तो प्रूव करना है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर मतलब फर्स्ट ऑर्डर ही, ओके। और दूसरा हमें K' की वैल्यू को यहां पे कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा भाई, यहां पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास रिएक्शन है एसीटेट की, मिथाइल एसीटेट है, तो मिथाइल एसीटेट क्या होगा, CH3 COO CH3 होगा, और ये रिएक्ट करेगा H2O से किसके, H+ के प्रेजेंस में, और ये हमें क्या दे देगा, CH3 COOH प्लस मिथाइल एल्कोहल दे देगा, ओके। अब ये रिएक्शन क्या है भाई, ये रिएक्शन जो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बट हमें थ्योरेटिकली क्या है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में इसका रेट क्या होगा, रेट होगा सिंपली भाई K' और ये CH3 COO CH3 और साथ ही किसका H2O की भी कंसंट्रेशन आ जाएगी, जो हमारे पास इसका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ये, ओके। लेकिन हमें पता है अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये रेट क्या हो जाएगा, K CH3 COO CH3, ओके। और यहां पे हमें पता है कि यहां पे क्या है, K इज इक्वल टू
K डैश और यहां पे ये H2O की कंसंट्रेशन या फिर K डैश इज इक्वल टू K अपॉन H2O की कंसंट्रेशन, इतना हमें पता है। तो हमें प्रूव करना है कि रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर है या फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हमें। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, डिफरेंट सेट ऑफ डेटा दिया हुआ है। ओके, डिफरेंट सेट ऑफ डेटा दिया हुआ है और डेटा में एक खुशी की बात है कि हमें ज्यादा परेशान क्यों नहीं होना है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एस्टर की ही कंसंट्रेशन हमें दे दिया है, जो रिएक्टेंट है उसी की ही हमें कंसंट्रेशन दे दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब एस्टर की कंसंट्रेशन दे दिया है तो हम कैसे इसको कर सकते हैं भाई? हमारे पास एक इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T और ये log A0 अपॉन AT, ये इक्वेशन है। और यहां पे देखिए इस डेटा में हमारे पास क्या है, टाइम t बराबर 0 पे, टाइम t बराबर 0 पे ये जो दिया है ये क्या है, ये A0 है और ये 30 मिनट बाद AT है, ये 60 मिनट बाद AT है और ये 90 मिनट बाद का AT है यहाँ पे। तो हमारे पास A0 भी है और डिफरेंट AT भी है। तो हम इस सारे डेटा सेट के लिए बारी बारी फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन लगा के रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे। अगर वो सारे रेट कांस्टेंट बराबर आ जाते हैं तो इसका क्या मतलब है कि रिएक्शन हमारी फर्स्ट ऑर्डर ही है। ओके, तो यही हमें काम करना है। तो आइए हम इसको देखते हैं। ये रहा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं जिससे कि हमारे पास जगह बच जाए और हम आसानी से कैलकुलेशन कर लें। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं पहला डेटा सेट लेता हूं। पहला डेटा सेट कौन सा है? पहला डेटा सेट है ये और ये वाला, ये और ये वाला है। तो यहां पे क्या होगा, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T और ये log A0 अपॉन AT। ओके, ये पहला डेटा सेट के लिए हम करेंगे। तो क्या आएगा पहले डेटा सेट के लिए? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन, पहले डेटा सेट में टाइम कितना है 30 मिनट, तो यहाँ पे 30 मिनट हो जाएगा और ये log A0 कितना है, तो ये है 0.8500 डिवाइडेड बाई T कितना है यहाँ पे, 30 मिनट बाद की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.8004 है। तो ये एक मेरे पास एक कैलकुलेशन ये हो गई है। और अगर मैं दूसरा डेटा सेट लेता हूं, दूसरा डेटा सेट मतलब ये और ये वाले, ये और ये वाले, A0 वाला और AT हम ये रखेंगे अब। तो यहां से रेट कांस्टेंट क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम कितना है, 60 मिनट है, 60 मिनट है और ये A0 क्या हो जाएगा, A0 तो हमारे पास फिक्स हो जाएगा कितना, 0.8500 अपॉन टाइम AT कितना है, 0.7538 है। ये हो गया। ओके, एक हमें ये कैलकुलेट करना है, इसको लॉग भी तो लिखना था। ओके, कोई बात नहीं, ये लॉग और ये क्या हो जाएगा 0.8500 डिवाइडेड बाई 0.7538। एक हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और तीसरा डेटा कौन सा है हमारे पास, तीसरा डेटा ये वाला है, तीसरा डेटा ये है 90 मिनट वाला। तो तीसरा डेटा को सॉल्व करते हैं हम। तो यहां पे ये हो जाएगा K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम कितना है 90 मिनट्स, तो ये हो जाएगा 90 मिनट और ये लॉग A0 तो फिक्स है 0.8500 डिवाइडेड बाई AT कितना है, तो ये है 7096 है, 0.7096 है। अब आप इन सबको डिवाइड करोगे, उसका लॉग लोगे, उसमें 2.303 का मल्टीप्लाई करोगे और 60 से डिवाइड करोगे। जब आप इतना कार्यक्रम करोगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा फाइनल, देखिए इसके लिए जो आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2.004 इंटू 10 टू द पावर -3 मिनट इनवर्स। इसके लिए आ जाएगा, इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए आएगा, इसके लिए आएगा भाई 2.002 इंटू 10 टू द पावर -3 मिनट इनवर्स आएगा। इसके लिए कितना आएगा, इसके लिए आएगा 2.005 इंटू 10 टू द पावर -3 ये मिनट इनवर्स आ जाएगा। तो जब हमने डिफरेंट सेट ऑफ डेटा के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट की है तो हमारे पास क्या आया है, रेट कांस्टेंट सबके लिए बराबर है भाई, 0.004 002 005 ये तो बराबर ही है लगभग। तो ये रेट कांस्टेंट सबके लिए बराबर आया, सिमिलर आया, मतलब क्या है, रिएक्शन हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये तो प्रूफ हो गया है, प्रूफ हो गया है। ओके, दूसरी बात क्या, हमें क्या कैलकुलेट करना है, K डैश कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है K डैश क्या है। अब देखिए ये रेट कांस्टेंट जो आया है ये कौन सा रेट कांस्टेंट है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। लेकिन हमें पता है K डैश क्या है, K डैश है K अपॉन H2O की कंसंट्रेशन। ओके, तो K की कोई भी वैल्यू ले ले हम, तो 2.004 इंटू 10 टू द पावर -3 ये हो जाएगा मिनट इनवर्स डिवाइडेड बाई H2O की कंसंट्रेशन कितनी होती है, तो H2O की कंसंट्रेशन होती है भाई 55.5 ये मोल
पर लीटर। गॉट इट? ये बात रही। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, एक बार देख लो, 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। हाँ, 3.64 इंटू 10 टू द पावर -5। अब देखिए ये तो इतना आ गया। अब यूनिट क्या है, देखिए मोल क्या है, नीचे मोल में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा। लीटर नीचे इनवर्स है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये लीटर हो जाएगा। और ऊपर क्या है, मिनट इनवर्स, तो ये मिनट इनवर्स ही रहेगा। तो ये देखिए के डैश आ गया मेरे पास। और के डैश कौन सा रेट कांस्टेंट है, जो थ्योरेटिकल रेट कांस्टेंट है वो कौन सा है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। और ये के क्या है, ये के एपेरेंट है, या के जो हम आ रहा है एक्सपेरिमेंटल आ रहा है, ये इतना है, ये किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। तो हमने के भी कैलकुलेट कर दिया, के डैश भी कैलकुलेट कर लिया, और प्रूव भी कर दिया कि रिएक्शन हमारी फर्स्ट ऑर्डर है। ये तो बात ठीक रही, बहुत आसान क्वेश्चन था क्योंकि हमें डायरेक्ट एस्टर की ही कंसंट्रेशन दे रखी थी। लेकिन एक क्वेश्चन में ये जो शुरू की लाइनें थी इसको हमने टोटली इग्नोर कर दिया। जो शुरू की लाइनें थी इसको हमने टोटली इग्नोर कर दिया। इसमें क्या दिया हुआ है शुरू की लाइनों में, द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथिल एसीटेट इन एक्वस सॉल्यूशन हैज बीन स्टडीड बाय टाइट्रेटिंग द लिबरेटेड एसिटिक एसिड अगेंस्ट NaOH। हमने इस बात को बिल्कुल पूरा इग्नोर कर दिया, इससे हमने कोई मतलब ही नहीं रखा यहां से लेके यहां तक का। क्यों? क्योंकि ये वो एक्सपेरिमेंटल तरीका है चीजों को कैलकुलेट करने का, यहां के इसके कंसंट्रेशन तक पहुंचने का। लेकिन हमें इस लाइन से मतलब ये इसलिए नहीं क्योंकि हमें पता है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में प्रूव करना है, तो हमें इनिशियल कंसंट्रेशन चाहिए रिएक्टेंट का और फाइनल कंसंट्रेशन चाहिए। और यहाँ पे यही सब दिया हुआ है, हमें एस्टर की ही डायरेक्ट कंसंट्रेशन दे दी है डिफरेंट टाइम्स में, तो हमें और किसी चीज से मतलब ही नहीं है कि ऊपर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। लेकिन इस लाइन का मतलब है, इस लाइन का मतलब है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि यहाँ पे हमें एस्टर की कंसंट्रेशन ही दे दी है। लेकिन जब हमने यहां पे देखा तो ये रिएक्शन एक्चुअली हो कैसे रही है, तो रिएक्शन हो रही है ऐसे हो रही है, ये रिएक्शन भाई ऐसे हो रही है, ये रिएक्शन। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि ये जो डेटा सेट कैलकुलेट किए गए हैं, ये कैसे कैलकुलेट किए गए हैं, ये जो लिबरेटेड एसिटिक एसिड है, ये जो लिबरेटेड एसिटिक एसिड है, इसको टाइट्रेट करवाया गया किससे, NaOH से टाइट्रेट करवाया गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ आप अब हम समझेंगे। देखिए भाई, हमारे पास रिएक्शन है कि CH3COO ये मेथिल एसीटेट है, प्लस ये H2O है, और ये हमारे साथ क्या है, H प्लस है, और इसने क्या दिया, CH3COOH और प्लस ये CH3OH दिया हुआ है। तो यहां पे जो है हमारे पास यहां पे जो है कि अब ये मेथिल एसीटेट है। अब हमें अगर रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मेथिल एसीटेट की कंसंट्रेशन, हाँ या ना, मेथिल एसीटेट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तरीका वही है, तरीका ये है कि हम 5 बर्तनों में या फिर एक ही बर्तन में हम रिएक्शन बिठा दें, 50 ml एथिल एसीटेट का, उसमें H2O डाल दे और H प्लस एसिड डाल दे। ये H प्लस क्या है, ये H प्लस कोई बाहर से एसिड डाला हमने, जैसे HCl ऐड कर दिया या फिर H2SO4 ऐड कर दिया, कोई मिनरल एसिड इसमें ऐड किया गया जो H प्लस देगा और इसको कैटेलाइज करेगा। ओके, तो रिएक्शन में हमने एसिटिक एसिड डाला, पानी में एसिटिक एसिड डाला, और साथ में हमने थोड़ा सा HCl H2SO4 डाल दिया, और हमने रिएक्शन बिठा दिया 50 ml। ओके, अब रिएक्शन चल रही है, तो हमें क्या करना है, टाइम के साथ 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद हमें किसकी कंसंट्रेशन चाहिए, एसिटिक, ये इसकी एसीटेट की कंसंट्रेशन चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें टाइट्रेट करना पड़ेगा। ओके, इसके साथ इसकी, किसी के साथ इसकी टाइट्रेशन करनी पड़ेगी, और वहां से हम टाइम के साथ इसकी कैलकुलेशन कर पाएंगे कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी। लेकिन अब ये एस्टर है, ठीक है, अब ये एस्टर है, अब इसको हम कैसे इसको टाइट्रेट करेंगे, तो इसके लिए एक सिंपल तरीका है कि हम थोड़ा सा इनडायरेक्ट तरीके से हम चलते हैं। हम इनडायरेक्ट तरीके से कैसे चलेंगे, तो देखिएगा, अब ये मेरे पास रिएक्शन है, अब हमें क्या चाहिए, ये रिएक्शन है एसिटिक एसिड, और ये प्रोडक्ट हमें क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है हमें ये एसिटिक एसिड दे रहा है। तो यहां पे हमें ये देख रहा है कि भैया ठीक है, अगर 1 मोल मेरा एसिटिक एसिड रिएक्ट कर रहा है तो मेरे पास ये एसिटेट रिएक्ट कर रहा है, तो ये मुझे कितना मिलेगा, 1 मोल मुझे एसिड मिलेगा। तो यहां से क्या पता चला कि जितना ये रिएक्ट करेगा उतना ही ये बनेगा। जैसे मान लीजिए मैंने शुरू में इसका ले लिया 2 मोल, ओके, 2 मोल ले लिया है, और यहां पे क्या है, रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुई है, मैं इसको इधर लिख देता हूं CH3OH, ओके, CH3OH इसको मैं हटा दूंगा। अब मान लीजिए मैंने 2 मोल सोडियम एसीटेट, ये मिथाइल एसीटेट ले लिया है, तो ये T बराबर 0 पे हमारे पास इतना है, तो अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई है,
कोई प्रोडक्ट नहीं बना है, इस समय एसिटिक एसिड क्या बना रहेगा, कुछ एसिटिक एसिड नहीं होगा। ओके, फिर T बराबर अगर मान लिया मैं 5 मिनट बाद देखता हूं, 5 मिनट बाद मैंने देखा कि ये तो अब 1 मोल ही बचा है, ये 1 मोल ही बचा है, मतलब क्या है, ये कितना रिएक्ट कर गया है, ये 2 में से 1 मोल रिएक्ट कर गया है, 2 में से 1 मोल रिएक्ट कर गया, और ये कितना बचा है, ये कितना बन जाएगा, 1 मोल रिएक्ट किया है तो ये भी 1 मोल बन जाएगा और ये भी 1 मोल बन जाएगा। तो अब हमें शुरू में तो हमें पता है कि ये कितना है, शुरू में हमें ये पता है कि ये कितना है एसीटेट, लेकिन 5 मिनट बाद एसीटेट ये 1 मोल रिएक्ट किया है, इसको हम पता कैसे करेंगे कि 1 मोल ही रिएक्ट किया है और 1 मोल बचा हुआ है। तो इसको हम डायरेक्ट करेंगे तो दिक्कतें होंगे, अब इसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कैसे इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे। ओके, तो इसके लिए क्या है कि हम थोड़ा इनडायरेक्ट तरीका अपनाते हैं। हमने ये देखा कि यार अगर 1 मोल मेरा 5 मिनट बाद अगर 1 मोल एसिटिक एसिड बना है तो इसका क्या मतलब है कि 1 मोल ही ये क्या किया हुआ है, 1 मोल ही ये रिएक्ट किया है ना। आप इतना तो बता सकते हो ना कि 1 मोल ये मुझे एसिटिक एसिड मिल रहा है तो 1 मोल ही ये मिथाइल एसीटेट रिएक्ट किया है। तो यही हम तरीका अपनाएंगे, हम इसकी कंसंट्रेशन को डायरेक्ट मेजर ना करके हम इसकी कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे। तो इसकी कंसंट्रेशन जब हम टाइम के साथ मेजर करेंगे तो क्या पता चल जाएगा कि ठीक है इतने टाइम बाद इसका इतना फॉर्म हो रहा है तो इसका कितना रिएक्ट किया है। क्यों? क्योंकि इसकी हम टाइट्रेशन आसानी से कर सकते हैं बेस के साथ, इसकी टाइट्रेशन NaOH से हम कर सकते हैं। ओके, ये बात रही। तो अगर मैं कोई भी टाइम पे अगर इसकी मैं टाइट्रेशन करूं तो इसकी टाइट्रेशन कैसे करूंगा, मैं NaOH से टाइट्रेशन करूंगा, NaOH से टाइट्रेशन करूंगा और जो कंसंट्रेशन होगा CH3COOH का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन किसके, Na, ये जो वॉल्यूम हम NaOH का यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड। ओके, इस एसिड के हम बेस के साथ करेंगे टाइट्रेशन तो जितना NaOH का वॉल्यूम यूज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा कि ठीक है एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है। अगर मैंने फिक्स कंसंट्रेशन NaOH का ले लिया है तो अगर ज्यादा कंसंट्रेशन इसकी रहेगी तो क्या होगा, कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा, कम वॉल्यूम कंज्यूम होगा। अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो NaOH का ज्यादा वॉल्यूम क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो यहां पे ये बात रही एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी, जो हमारे पास वॉल्यूम NaOH का यूज होगा। ओके, तो यहां पे वॉल्यूम NaOH का जितना भी यूज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके। ओके, तो अगर मैं एक टाइम टी पे 5 मिनट बाद अगर मैंने वॉल्यूम ये देख लिया कि वॉल्यूम भाई NaOH का कितना कंज्यूम हो रहा है तो ये Vt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, Vt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन किसके, CH3COOH के। ओके, और ये CH3COOH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है कि कितना सोडियम मिथाइल एसीटेट मेरे पास क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है, कितना ये रिएक्ट कर रहा है। तो आई बात समझ में भाई, हमें इसकी कंसंट्रेशन देखनी है तो इसकी हम कंसंट्रेशन डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि ये कितना कंज्यूम हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम में। उसको हम कैसे देखेंगे, तो उसको देखेंगे हम इसकी कंसंट्रेशन को मेजर करके कि इसकी कितनी कंसंट्रेशन फॉर्म हुई है। ओके, तो हम पता कर लेंगे कि ये इतना ही कंज्यूम हुआ है, इतना ही रिएक्ट किया है। अब इसकी भी जो हमें कंसंट्रेशन पता करनी है वो हम कैसे करेंगे, तो इसको हम टाइट्रेट किससे करेंगे भाई, NaOH से। भाई ये CH3COOH है, COOH है, इसको हमने टाइट्रेट कर दिया NaOH से, तो ये क्या कर लेगा CH3COO Na बना लेगा और प्लस हमें H2 दे देगा। तो इसकी टाइट्रेशन करेंगे NaOH से। अब यहां पे जब हम इसकी टाइट्रेशन करेंगे तो जितना ज्यादा NaOH कंज्यूम होगा, जितना ज्यादा उसका वॉल्यूम लगेगा, मतलब उसकी कंसंट्रेशन इतनी ही ज्यादा है, और जितना कम वॉल्यूम लगेगा तो इसकी कंसंट्रेशन इतनी ही कम है। तो NaOH के माध्यम से हमें यह पता चलेगा इसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इससे पता चल जाएगा कि इसका कितना अमाउंट कंज्यूम हुआ है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? आगे चलिए, आगे देखिए। फिर से मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, COOH प्लस H2O और ये H प्लस, और ये मेरे पास क्या बता देगा, ये क्या बता देगा CH3COOH प्लस CH3OH। अभी अब आंदर ही है, थोड़ा सा इसमें और है। तो यहां पे हमने इसको NaOH से ट्रीट किया है। ओके, तो अब देखिए यहां पे, अब देखिएगा यहां पे हमने ये देखा कि चलो यार ठीक है, हम अगर कोई भी वॉल्यूम T लेते हैं किसका, NaOH का, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, CH3COOH के कंसंट्रेशन के। ओके, और मेरे पास एसिड ये है तो इनिशियली ये T बराबर 0 पे अगर कुछ भी A0 रहा होगा तो टाइम T पे क्या हो जाएगा, ये A0 माइनस X हो जाएगा।
और यही x किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये जो x किसके प्रोपोर्शनल होगा, या बराबर होगा, ये बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH के, और कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये हमारे पास है किसके भाई, तो ये है कंसंट्रेशन ऑफ NaOH के। ये आपको सीक्वेंस समझ में आ गया, कितना ब्रेक हुआ, एसिटिक एसिड बताएगा, एसिटिक एसिड कितना कंज्यूम हुआ तो कौन बताएगा हमारे पास, NaOH बताएगा। ओके, इतनी बात हमारे पास आ गई है। अब इसमें अगला देखिए, हम जो थोड़ी बहुत मिस कर रहे हैं, मैं कड़ियां बांधने की कोशिश कर रहा हूं कि चलिए भाई, ये CH3COO CH3 प्लस H2O, और ये मेरे पास हो गया H प्लस, और ये CH3COOH हो जाएगा प्लस CH3OH हो जाएगा। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने रिएक्शन शुरू होने से पहले ही मैंने यहां पे देखा t बराबर 0 पे, यहां पे मैं टाइम लिखता हूं और यहां पे वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, ठीक है। तो जब रिएक्शन शुरू होने वाली है, शुरू होने से पहले ही मैंने क्या किया, इसमें t बराबर 0 पे ही मैंने उसमें NaOH डाला। तो ये बताइए, अगर रिएक्शन शुरू नहीं हुई है अभी, तो अगर मैं वहां पे NaOH ऐड करूंगा तो टाइट्रेशन होगी कोई, क्योंकि यहां पे कोई एसिटिक एसिड अभी फॉर्म नहीं हुआ है, रिएक्शन शुरू नहीं हुई है। तो जी हां, फिर भी टाइट्रेशन होगी अगर रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है तब भी। क्यों? क्योंकि हम इस एसिड को भूल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इस एसिड को यहां पे भूल रहे हैं। हमने रिएक्शन जब बिठाया था तो हमने उसमें एसिड डाला था जो मिनरल एसिड था, या फिर जो उसमें क्या था, HCl था। तो रिएक्शन शुरू होने से पहले भी सिस्टम में एसिड है, और वो कौन सा एसिड है हमारे पास, ये कौन सा एसिड है, तो ये एसिड है H प्लस, और ये किसका, HCl का एसिड है या H2SO4 का एसिड है। तो जब हम रिएक्शन शुरू होने से पहले ही टाइट्रेट करेंगे तो यहां पे जो वॉल्यूम मिलेगा V0, ये किसको बताएगा, ये बताएगा कंसंट्रेशन जो H प्लस था किसका, ये बताएगा HCl वाले का। अब देखिए, अब रिएक्शन शुरू हुई तो इसमें फॉर्म क्या हो रहा है, एसिटिक एसिड फॉर्म हो रहा है, और मेरे पास ये भी पड़ा हुआ है, HCl भी पड़ा हुआ है। तो जब एट टाइम t आएगा, टाइम t पे, तो जो यहां पे जो टोटल H प्लस की कंसंट्रेशन होगी वो किसकी होगी, ये होगी H प्लस किसका, ये HCl वाले का, प्लस किसका होगा, H प्लस CH3COOH वाले का। तो अब जो NaOH टाइट्रेट करेगा, ये इन दोनों के H प्लस को क्या करेगा, टाइट्रेट करेगा। इतनी बात समझ में आई, ये दोनों के H प्लस को क्या करेगा, टाइट्रेट करेगा। तो यहां पे जो हमें इसकी कंसंट्रेशन मिल रही है एसिड की, तो ये एसिटिक एसिड की नहीं मिलेगी, एसिटिक एसिड की प्लस जो HCl बचा होगा सिस्टम में, उसकी भी कंसंट्रेशन एक साथ ही मिलेगी। अब ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, हमें तो पता करना है सिर्फ एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन, तो उसको हम कैसे पता करें, तो जी हां, वो तरीका भी हमारे पास है। यहां पे देखिएगा, चलिए मैंने t बराबर 0 पे जो वॉल्यूम आया वो V1 आया। अब मैंने T1 पे चेक किया तो वॉल्यूम V1 है, T2 पे चेक किया तो वॉल्यूम V2 है, T3 पे चेक किया तो वॉल्यूम क्या है, V3 है। हमने चेक किया, और हमने जो एक बर्तन में लगाया था रिएक्शन, तो उसमें हमने क्या किया, एक बर्तन में, तो उसमें हमने क्या किया कि जब रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो गई, कि मतलब 2-4 दिन हमने छोड़ दिया जो भी है, तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से हमने ये देखा कि जो T इंफिनिटी आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है, V इंफिनिटी आ रहा है, T इंफिनिटी आ रहा है और V इंफिनिटी भी आ रहा है। तो V इंफिनिटी क्या बताएगा, V इंफिनिटी क्या बताएगा, तो V इंफिनिटी हमें बताएगा टोटल अमाउंट ऑफ किसका, HCl का भी, और किसका हमारे पास, किसका भाई, हमारे पास एसिड का भी। क्योंकि देखिए ये H प्लस क्या है, ये कैटलिस्ट है। तो यहां पे जब मैं T इंफिनिटी की बात करता हूं, T इंफिनिटी की, तो यहां पे जो V इंफिनिटी मिला है, तो इसने किस किस को टाइट्रेट किया, किस किस को टाइट्रेट किया है, तो ये टाइट्रेट किया है पहले जो टोटल क्या था, H प्लस कौन सा, HCl वाला, प्लस जो हमारे पास टोटल एसिटिक एसिड बना है। अब रिएक्शन में इससे ज्यादा एसिटिक एसिड नहीं बन सकता है, और जितना H प्लस शुरू में लगा था वो फिर से यहां आ गया, जनरेट हो गया है। तो V इंफिनिटी किसको बताएगा, H प्लस की कंसंट्रेशन टोटल जो हमने शुरू में ली थी, और यहां पे क्या बताएगा, टोटल एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन जो पूरी बनी है। आपको समझ में आया भाई, हमने शुरू में एक टाइट्रेशन किया, तो शुरू में एक टाइट्रेशन किया तो वहां से हमें किसकी कंसंट्रेशन मिली, सिर्फ और सिर्फ HCl की मिली, क्योंकि HCl ही प्रेजेंट था।
और हमने रिएक्शन पूरी खत्म होने के बाद एक टाइट्रेशन किया, तो उस समय कौन कौन सा H प्लस प्रेजेंट है, तो उस समय H प्लस HCl वाला भी टोटल प्रेजेंट है, और साथ ही साथ जो हमारे पास टोटल एसिटिक एसिड फॉर्म हुआ है ये भी प्रेजेंट है मेरे पास। तो अगर हमें यहां पे देखना है कि भैया ठीक है यार, जो ये टोटल एसिटिक एसिड है इसकी क्या कंसंट्रेशन है, टोटल एसिटिक एसिड है इसकी क्या कंसंट्रेशन है, तो इसकी कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी V इंफिनिटी माइनस V नॉट, V इंफिनिटी माइनस V नॉट हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है आपको कि हाँ या ना? ठीक है भाई, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जो CH3COH का टोटल कंसंट्रेशन है एकदम रिएक्शन खत्म होने के बाद। कैसे, देखिए V इंफिनिटी में हमारे पास क्या था, देखिए V इंफिनिटी क्या था, तो ये था भाई H प्लस किसका, HCl वाला भी था टोटल, प्लस H प्लस कहां से मिला था, ये एसिटिक एसिड वाला भी था। ओके, मतलब HCl की भी टोटल कंसंट्रेशन और एसिटिक एसिड की भी कंसंट्रेशन। और V नॉट क्या मिला था हमें, V नॉट मिला था सिर्फ कंसंट्रेशन H प्लस किसका, ये HCl वाले का। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास H प्लस CH3COOH का। तो यहां से हमें सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन किसकी मिल जाएगी, एसिटिक एसिड की। कब, T इंफिनिटी पे, एट T इंफिनिटी पे। तो T इंफिनिटी पे एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कैसे मिलेगी, हमें ऐसे मिलेगी V इंफिनिटी माइनस V नॉट। अब देखिए यहां पे, अब ये है मेरे पास रिएक्शन, अब ये है रिएक्शन, ठीक है, अब ये है रिएक्शन। तो अगर मान लीजिए मैंने इसका A नॉट मोल ले लिया, मैंने इसका क्या किया, A नॉट मोल ले लिया इनिशियली T बराबर 0 पे, और T बराबर इंफिनिटी पे क्या होगा, ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, और ये जितना था इतना ही मेरे पास एसिटिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। तो T इंफिनिटी पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, A नॉट हो जाएगी, क्योंकि जितना ये रहेगा सब कंज्यूम हो जाएगा और सब जो है एसिटिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। तो यहां पे जो T इंफिनिटी पे कंसंट्रेशन आ रही है एसिटिक एसिड की, वो किसके बराबर है भाई, वो किसके बराबर है, तो ये बराबर है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर के। तो देखिएगा यहां पे, तो इसलिए यहां पे ये है, और ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है A नॉट के। तो यहां पे क्या हो जाएगा, V इंफिनिटी माइनस V नॉट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, इसके इनिशियल कंसंट्रेशन के। गॉट इट, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब देखिए, अब ये जो हमारे पास दूसरा टर्म है V इंफिनिटी माइनस VT, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा AT के। ठीक है भाई, और ये जो दूसरा टर्म है, दूसरा टर्म क्या है, VT माइनस V नॉट, ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा X के। जो हमने ये देखा था CH3COO CH3 और ये प्लस H2O और प्लस H प्लस, और ये हमें जो भी प्रोडक्ट दे रहे थे, तो हमें पता था T बराबर 0 पे ये कितना होगा, A नॉट होगा, और T बराबर T पे ये क्या हो जाएगा, A नॉट माइनस X होगा। तो ये जो टर्म है VT माइनस V नॉट, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा X के, कि कितना ये डिसोसिएट हुआ है। कैसे, तो देखिएगा भाई, यहां पे हमारे पास पहली बात V नॉट क्या बता रहा है, V नॉट बता रहा है ये कंसंट्रेशन ऑफ HCl जो हमने शुरू में लिया था। ओके, और VT कितना बता रहा है, VT क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है कंसंट्रेशन ऑफ HCl प्लस जो उस टाइम तक CH ये फॉर्म हुआ होगा एट टाइम T पे। टाइम T पे एक तो V नॉट बता रहा है इसकी टोटल कंसंट्रेशन, और VT क्या बताएगा, इसकी टोटल कंसंट्रेशन HCl की प्लस जो हमारे पास उस समय एसिटिक एसिड फॉर्म हुआ होगा। तो अगर मैं VT माइनस V नॉट करता हूं, अगर मैं यहां पे VT माइनस V नॉट करता हूं, VT माइनस V नॉट, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, VT क्या है, HCl की कंसंट्रेशन टोटल प्लस CH3COOH की कंसंट्रेशन माइनस HCl की कंसंट्रेशन। तो यहां से HCl कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या, जो VT माइनस V नॉट है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, CH3COOH एट टाइम T पे। और आपको पता है कि जितना एट टाइम T पे CH3COH फॉर्म हुआ है, उतना ही क्या हुआ है, एस्टर जो है उतना ही डिसोसिएट हुआ है, मतलब X है यहां पे। तो यहां पे A नॉट आ गया है मेरे पास, इसके प्रोपोर्शनल है, और X जो है इसके प्रोपोर्शनल है मेरा। तो यहां पे हमने क्या देखा, A नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
v इंफिनिटी माइनस v नॉट, और यहां पे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू at माइनस vt माइनस v नॉट। तो यहां से मेरे पास at क्या है, at तो है मेरे पास a नॉट माइनस x है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। at a नॉट कितना है, तो ये है भाई v इंफिनिटी माइनस v नॉट, और माइनस x कितना है, तो ये है vt माइनस v नॉट। जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा v इंफिनिटी माइनस v नॉट माइनस vt, और ये प्लस v नॉट। तो यहां v नॉट से v नॉट कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, v इंफिनिटी माइनस vt। तो यहां पे अब हमारे पास सब आ गया है कि भैया ठीक है, अब जो है a नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v इंफिनिटी माइनस v नॉट, और at किसके प्रोपोर्शनल है, ये है मेरे पास v इंफिनिटी माइनस vt। अब आपको समझ में आ गया। अब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t, और ये log a नॉट माइनस a t हो जाएगा। मतलब k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t, और log a नॉट क्या हो जाएगा, तो a नॉट हो जाएगा भाई v इंफिनिटी माइनस v नॉट डिवाइडेड बाई v इंफिनिटी माइनस vt। ये एक्सप्रेशन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूछता है तो हमें प्रॉब्लम यहां से पूछेगा। ओके, हो सकता है नेट में पूछे तो हमसे नेट में या तो सिंपल कैलकुलेशन देके या डेटा की वैल्यू देके यहां से पूछ सकता है, या फॉर्मूला ही पूछ सकता है। ओके, या फिर अगर जैम और गेट की बात है तो यहां से इस फॉर्मूले से प्रॉपर प्रॉब्लम पूछ के आपसे कैलकुलेट भी करवा सकता है। जैसे कैसे, ये देखिए कहां गया, वेयर इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये देखिए ये प्रॉब्लम देखिए, इसमें दिया हुआ है मिथाइल एसीटेट वाज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस इन नॉर्मल HCl at 298 Kelvin. 5 ml of mixture is withdrawn at different intervals and titrated with about n/8 NaOH. The following results were obtained. Okay, तो अब यहां पे NaOH से क्या हो रहा है, टाइट्रेशन हो रहा है किसका, एक तो जो HCl ऐड हुआ है उसका, और प्लस जो हमारे पास टाइम के साथ एसिटिक एसिड फॉर्म होगा दोनों का। तो ये वॉल्यूम ऑफ NaOH है, अल्कली मतलब NaOH, अल्कली मतलब बेस। ओके, NaOH ये दिया हुआ है वॉल्यूम, और हमसे यहां पे क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट एंड प्रूव इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और प्रूव भी करना है कि रिएक्शन क्या है हमारे पास, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है यहां पे। तो बिल्कुल अब हम कर सकते हैं, अब हमारे पास, और देखिए, और ये प्रॉब्लम इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी क्यों, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है एस्टर की हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में। तो आपको यही देगा, क्या देगा कि भैया ठीक है, बेस की कंसंट्रेशन देगा, वॉल्यूम देगा टाइम के साथ, और आपको फॉर्मूला यही यूज करना है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t, और ये लॉग यहाँ पे v इंफिनिटी माइनस v नॉट डिवाइडेड बाई v इंफिनिटी माइनस vt। आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, तो आप ऐसे भी इसको ध्यान रख सकते हो। मेरा काम था कि पूरा मैं आपको डिटेल में समझाऊं, तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। तो अब हमें प्रूव करना है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, तो हर बार हम हर एक सेट ऑफ डेटा के लिए हमें क्या करना है, k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और दूसरी बात, और रेट कांस्टेंट तो हमारे पास आ ही जाएगा, और सबकी k की वैल्यू अगर सेम आती है तो हम मान लेंगे कि रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। एक्चुअली क्या है, ये क्वेश्चंस मैंने बुक से लिए हैं, ठीक है, तो बुक से लिए तो जैसे हमें वैसे ही आपको करा दे रहा हूं। एग्जाम में आपको ये तो नहीं प्रूव करवाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन पूछ सकते हैं ये कौन सा रिएक्शन है, तो आप पहले ही मिथाइल एसीटेट देख लोगे तो आप बता दोगे ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो वहां पे क्या काम करेगा, आपको ये V0 दे देगा, V इंफिनिटी दे देगा, और एक कोई डेटा और दे देगा VT के लिए, ये दे देगा कोई एक डेटा, यहाँ पे दो डेटा हटा लेगा और बोलेगा कि अब आप रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करो। गॉट इट। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम डेटा देख ले क्या क्या दिया हुआ है। तो डेटा में भाई t बराबर 0 पे, तो ये क्या है मेरे पास, ये v नॉट है, और t इंफिनिटी ये क्या है मेरे पास, v इंफिनिटी है, और ये vt1 है, ये vt2 है, ये vt3 है। गॉट इट। और हमें क्या करना है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट इनके लिए कैलकुलेट करना है। तो आइए भाई करते हैं। पहला डेटा लेंगे हम, रुक जा, हाँ, पहले ये सेट और डेटा लेंगे, फिर हम ये डेटा लेंगे, फिर हम ये डेटा लेंगे। ओके, तो आइए हम भाई पहले वाले के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा मेरे पास, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t, और यहां पे क्या हो जाएगा, लॉग, सॉरी पहला डेटा ले रहा हूं मैं,
तो पहला डेटा क्या है, 25 मिनट बाद है। देखिए पहला डेटा 25 मिनट बाद है, तो यहां पे मैंने ले लिया 25 मिनट और लॉग v इंफिनिटी कितना है, यहां पे मैं लिख ही देता हूं भाई, v इंफिनिटी कितना है 42.1 और v नॉट कितना है, तो ये 19.24 है। ओके, तो ये हो गया मेरे पास, v इंफिनिटी है 42.1 माइनस v नॉट कितना है 19.24 है, डिवाइडेड बाय v इंफिनिटी कितना है 42.1 माइनस vt कितना है पहले वाले के लिए, तो 24.2 है। तो एक तो मेरे पास ये हो गया है। दूसरा सेट ऑफ डेटा देखिए, दूसरे सेट ऑफ डेटा में क्या है भाई, दूसरे सेट ऑफ डेटा में है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम कितना है मेरे पास इसमें, अब 40 मिनट है, इसमें क्या है 40 मिनट है, और ये लॉग वही v इंफिनिटी कितना है, तो ये है 42.1 है, माइनस v नॉट कितना है, तो v नॉट भी फिक्स है 19.24 डिवाइडेड बाय, और vt कितना है 40 मिनट पे, पहले तो 42.1 v इंफिनिटी माइनस ये कितना है vt, तो ये 26.60। ओके, तो देखिए आप जो तीसरा सेट है उसके लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, मैं दो के लिए ही कैलकुलेट करता हूं, हमारे लिए दो के लिए भी बहुत है, क्योंकि हमें पता है ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो हम क्यों इतना तामझाम अपनाए। तो यहां से जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो देखिए, ठीक है भाई, तो यहां से जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 0.0097 मिनट इनवर्स आएगा, यहां से भी 0.0097 मिनट इनवर्स आएगा। देख लो इतना ही आया है ना, हाँ बिल्कुल इतना ही आया है, ठीक है। तो आप तीसरे डेटा के लिए भी कैलकुलेट करोगे तो इतना ही आएगा हमारे पास, मतलब ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है और हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, इतनी है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो वॉल्यूम के टर्म में हमने अच्छे से पढ़ लिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। अब यहाँ पे देखिए मैं और भी इसके प्रॉब्लम करा सकता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है यही फॉर्मूला यूज करना है, आपको ये देगा और ये वॉल्यूम देगा, तो आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है। ओके, ये बात रही। तो वॉल्यूम के टर्म में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है। ओके,